नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव की नजदीक आ रहे वक्त के साथ ही राजनीतिक दलों ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर निरंतर अल्पसंख्यकों को जोड़ने में लगे हुए हैं। इसे लेकर हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की। ये रिपोर्ट देखिए। अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ने के लिए ओम प्रकाश राजभर लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज भी एक कार्यक्रम रखा गया है। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, किस तरह से कोशिश की जा रही है अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ने की? देखिए, जो वंचित शोषित हैं, जो उनको हमेशा हम 21 साल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभियान चलाते हैं, गुलामी छोड़ो समाज जोड़ो। कल तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम नेताओं के गुलाम हैं। नेता हमको कोई बीजेपी का भय दिखाता है और भय दिखा करके तो वोट लेता है। विकास की बात करते हैं लोग, लेकिन विनाश का काम अगर अल्पसंख्यक की बात करिए तो आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% था। कांग्रेस ने इतना विकास किया, सपा बसपा ने इतना विकास किया कि आज 1% नहीं है। सच्चर कमेटी गठित हुई, रिपोर्ट आई, ना तो अखिलेश को चिंता, ना राहुल को चिंता, ना मायावती को चिंता, किसी को उसकी चिंता नहीं। सिर्फ वोट की चिंता है कि भाजपा का भय दिखाते हैं। रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, रोहिणी आयोग का गठन हुआ कि जो रिजर्वेशन 27% है उसको सबको बांट के दिया जाए। इसकी चिंता न राहुल जी को है, न मायावती जी को है, न अखिलेश जी को है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट सेम टू सेम रोहिणी आयोग है कि 27% आरक्षण को 7, 9, 11 में बांट करके उसमें मुसलमान भी आता है, पिछड़ा भी आता है, तो इनको बांट करके सबको दिया जाए। लेकिन इस चीज की लड़ाई न लड़ करके लोग सिर्फ एक भय बीजेपी का दिखा करके अपना वोट लेते हैं। तो हम लोगों से कहते हैं कि नेताओं का चक्कर छोड़ो, अपने बच्चों का चक्कर चलाओ। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, इसके लिए आप लड़ो। आप अमन चैन से रहो, भाईचारा से रहो, मिल्लत से रहो और देश की जो योजनाएं हैं केंद्र और प्रदेश सरकार की, उन योजनाओं का लाभ लो, किसी के चक्कर में न पड़ो। ये हम लोग बार बार समझाने का प्रयास करते हैं। राजभर जी, चर्चा ये भी रहती है तो काफी समय से है कि आप भी मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, कितने % आरक्षण मुस्लिम को दिलाएंगे सरकार में आने के बाद? मिल रहा है, वो लेने को तैयार नहीं है। 27% रिजर्वेशन में वो है कि नहीं? पिछड़े समाज के जो मुसलमान हैं वो आरक्षण में है कि नहीं? 27% जो आरक्षण है संविधान में 4 ही जाति है, लेकिन 9% तो है मुसलमान। फिर ये बतिया तो आप सुन लो। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, 4 है ना। तो पिछड़ा में नहीं मुसलमान है। पिछड़े में 9% मुसलमान की आबादी का सिर्फ 9% तो पिछड़ा आबादी है। बाकियों का कैसे अल्लाह भला करेंगे? सबका भला होगा, लेकिन सब लड़े तो। 69% रिजर्वेशन तमिलनाडु में है। तो आप लड़ाई लड़ेंगे इन मुसलमानों की आरक्षण के लिए? क्यों नहीं लड़ा जाएगा? हम उनको कह रहे हैं कि आप खुद लड़ो, हमारे भरोसे न रहो। नहीं तो आपके संगठन से कैसे जुड़ेंगे लोग? जब आप उनकी बात करेंगे, उनको सत्ता में उनको इंसाफ दिलाएंगे, तब तो बात बनेगी ना भाई। जब वो तैयार होंगे लेने के लिए तब न। हम तो उनको समझा रहे हैं कि आप माया मुलायम राहुल का चक्कर छोड़ो, अपना चक्कर चलाओ। जब अपना चक्कर चलाओगे तो सब कुछ मिलेगा। जो प्रदेश और देश की सरकार की योजनाएं बन रही हैं उसको भी तो नहीं लेने दे रहे हैं। इन लोगों की सरकारें थी तो उन सरकारों में क्या होता था? बीच में बिचौलिए हो जाते थे, बिचौलिए में लूट लेते थे। लेकिन आज अभी अखिलेश यादव ने भी आज पसमानदा मुस्लिम की बैठक बुलाई थी। कई बड़े बड़े नेता पहुंचे, सब कह रहे हैं हम लोकसभा में समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे। भाई, जहां 20% आबादी है तो नेता न जाके समर्थन दे रहे हैं, लेकिन वही पासमानदा तो बीजेपी में भी आके समर्थन दे रहे हैं। वही पासमानदा तो ओम प्रकाश राजभर के यहाँ भी हैं। वही पासमानदा तो बसपा में मायावती जी के पास भी हैं। वही पासमानदा तो राहुल जी के भी साथ हैं। ये तो जो है वो कहता है कि गाजीपुर से गाजियाबाद हमारे झोरा में, दूसरा उठता तो कहता है बलिया से बांदा हमारे झोरा में, कोई कहता है गोरखपुर से गाजियाबाद हमारे झोरा में। सब अपने अपने झोरा में रखे हैं पार्टियों को दिखाने के लिए, लेकिन अब ये मुसलमान किसी के झोरा में नहीं है।
लेकिन देखिए बड़ा सवाल ये भी है ना और राजभर जी की, जैसे कि सरकार बनी मध्य प्रदेश में, अब वहां पे मीट की दुकानें, सबसे पहला जो स्टेप लिया गया सरकार की तरफ से वो मीट कारोबारी की कहा कि दुकानें बंद करो रोड की जो भी हैं। ऐसे में कैसे भरोसा करेगा मुसलमान? बिल्कुल करेगा। बिना लाइसेंस का अगर आप चला रहे हो, कोई भी हो, नियम आप लाइसेंस ले लो, चलाओ, जहां मनो तहां आप, चाहे कोई भी वर्ग का हो, कोई मछली सड़क पर बेचने लगे, कोई मुर्गे काटने लगे, कोई बकरा बकरी काटने लगे, तो बिना लाइसेंस के आप करोगे? लेकिन बसपा जो सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि सरकार को पहले उन लोगों पे, जिन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य पे, सड़क पे, सुरक्षा पे, ना कि दुकानें बंद करना पहला मुद्दा होना चाहिए। तो जब भी बसपा समर्थन करती है बीजेपी की, तो उनको नहीं समझाती है कि ये मुद्दे रखना ध्यान में। और सरकार में जब थी, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा, या देश में जब कांग्रेस के साथ सपा और बसपा के लोग थे, तो राष्ट्रीय स्तर पे कानून क्यों नहीं बनवा दिया कि चाहे जहां मनो तहां, चाहे अखिलेश के दुआरे बेचो साइफाई में, चाहे मायावती के यहाँ ले जाकर उनके घर बेचो, पूरी छूट दे देते, लिख देते कि कोई भी किसी जाति धर्म का कहीं भी काट पीट कर सकता है। ऐसा बना देना चाहिए था कानून। लेकिन सिर्फ ये सिर्फ मीट कारोबारियों पे क्यों? ऐसे तो रेहड़ी और पटरी पे तो बहुत सारे दुकानदार, सबके लिए कानून बन रहा है। देखिए, एक ही साथ नहीं, सबके लिए कानून बन रहा है कि गलत काम बंद करो, सही काम करो। आपने एक बयान दिया था और ये कहा था कि जो हम बिना शर्त के एनडीए के साथ रहेंगे, तो क्या मंत्रिमंडल पे फिर एक बार विराम लगाए भी? एक भाई देखिए, गठबंधन होते हैं तो हर पार्टी की अपनी अपनी एक शर्त होती है, ऐसा नहीं है। रही बात सीट मिलके लड़ना है, सरकार के शामिल होने का, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो वो भी हो जाएगा। तो कोई चीज हो गया हो, ना हुआ हो, तब तो सवाल उठता है। अभी तो हुआ ही नहीं, तो फिर सवाल कहां से? जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता तब तक अभी किसी भी तरह का सवाल नहीं करना चाहिए। नहीं, नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार जब हो तब नहीं कहा जाए कि क्यों नहीं हुआ आपका। अभी हुआ ही नहीं, तब तक चिंता बढ़ेगी। मोहन यादव को बना दिया गया है सीएम, क्या यादव पॉलिटिक्स पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जब समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी का पूरा परिवार लड़ेगा, तो जो एटा एटावा का नौ कासगंज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद के यादव हैं, राजनीति करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो समझ गए कि अब हम बीजेपी में भी हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकते हैं, प्रमुख बन सकते हैं। तो वो राजनीति करने वाले लोग फिर अखिलेश के साथ क्यों रहेंगे, तेजस्वी के साथ क्यों रहेंगे? वो कहीं भी जा सकते हैं। अभी तक तो एक उम्मीद थी कि हम यहाँ कुछ पा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मोहन यादव जी को बनाने से पहले ही तमाम आरोप समाजवादी पार्टी से निकल करके ही लोग लगा रहे थे ना, कि ये परिवार के ही लोगों को खाली लड़ाएंगे। अगर आजमगढ़ लड़ना है तो धर्मेंद्र यादव जाके लड़ेंगे, आजमगढ़ लड़ना है तो मुलायम सिंह जी ये लड़ते थे, अखिलेश जी चले गए, वो लड़ेंगे। आजमगढ़ का यादव क्या करेगा? खाली पानी पीटेगा। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर भी हैं, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, और उनका कहना है कि मोहन यादव को सीएम बनाने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा बदलाव आएगा। फिलहाल अल्पसंख्यकों को जोड़ने की कवायद तेज है, लेकिन देखना होगा कि लोकसभा 2024 में नतीजे क्या होंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय पर एक अहम बैठक बुलाई, जहां पसमानदा मुस्लिम समाज के कई बड़े नेताओं को बुलाया गया और लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने उनसे समर्थन भी मांगा, जिस पर पसमानदा समाज ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देने की बात कही। इसे लेकर हमारे संवाददाता तौखर किदवई ने पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी से खास बातचीत की। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पसमानदा मुस्लिम से जुड़े हुए जो नेता हैं उनके साथ बैठक की है। हमारे साथ अनीस मंसूरी जी हैं, पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या वजह रही आज आप लोग मुलाकात करने पहुंचे हैं? इधर काफी दिनों से पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग गुमराह हो रहे थे, तो समाजवादी पार्टी में पसमानदा मुस्लिम समाज की समुचित भागीदारी ना होने के कारण कहीं न कहीं पसमानदा मुस्लिम समाज के हमारे कार्यकर्ता और तमाम आम जनता में इस बात का डर था कि समाजवादी पार्टी में
ज़्यादातर बड़े मुसलमानों को जगह मिली, पसमानदा मुसलमानों को कहीं रखा नहीं गया। ये बात को लेकर मेरे समाज के अंदर बड़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। इसलिए उसको दुरुस्त करने के लिए आज माननीय अखिलेश यादव जी ने वक्त दिया और हम लोगों से मीटिंग की। सबकी एक एक समाज के लोगों को यहाँ पर आज 48 समाज के लोग यहाँ पे थे और सब समाज के लोगों ने अपनी अपनी बात उनके सामने रखी और उन्होंने वायदा किया है कि अब पार्टी संगठन में सभी जगहों में पसमानदा मुस्लिम समाज की उनके आबादी के अनुरूप उनको भागीदारी दी जाएगी और उत्तर प्रदेश के अंदर जिले जिले संगठन हर जगह आपके लोगों को रखा जाएगा। और आप लोग आगामी 2024 के चुनाव के मद्देनज़र आज से ही अपने काम पे जुट जाइए और जो लोग तमाम भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग, मोदी जी ने जो पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में बोला है और तमाम उसके बाद पसमानदा मुस्लिम समाज के संगठनों की बाढ़ सी आ गई, तो वो एक साल पहले के सारे संगठन हैं। हम 16 साल से इस देश के अंदर पसमानदा का कोई नाम लेवा नहीं था। मैं उसका फाउंडर संस्थापक हूँ, मैंने इसको बनाया, शुरुआत की, तो 16 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। इसलिए तमाम लोग गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नए नए संगठन तैयार करके कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे लोग उनके बहकावे में आने वाले नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी में पूरी तरह से उनकी आस्था और निष्ठा है, इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी में रहेंगे और पूरा देश का पसमानदा समाज, उत्तर प्रदेश का पसमानदा समाज समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से समर्थन करता है और माननीय अखिलेश यादव जी विश्वास रखता है। कुछ समस्याएं होंगी समाज के अंदर, चाहे बुनकरों की समस्या हो या जिस तरह से मध्य प्रदेश में देखा गया, कुछ दुकानदार थे वहाँ पे जो कारोबारी थे मीट के, उनकी दुकानें बंद करा दी गई। इसको लेकर कुछ बातचीत हुई क्या? देखिए, उन्होंने पसमानदा समाज के जो हालात हैं उस पर उन्होंने कहा कि देखिए ये सरकार नफरत की बात करती है और ख़ास तौर से उन पसमानदा तबके के लोग जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको जिलों जिलों में जगह जगह सताया जाता है। उनके व्यापार पे कहीं जीएसटी की बात हो रही है, उनके छापे मारे जा रहे हैं, उनकी दुकानें बंद कराई जा रही हैं और उनके जो मीट कारोबार है उसमें लेकर लोगों को अननेसेसरी हताहत किया जा रहा है। ऐसे में आप लोग संगठित होकर के अपने अधिकार की बात करिए और जहां पर ऐसी बात आए आप सारे लोग संगठित होकर के और जा करके उस मकाम पर जाकर आंदोलन करिए, बैठिए, उन लोगों से बातचीत करिए कि भाई हम लोग क्यों सताया जा रहा है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि देखिए जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर से हम पसमानदा तबके के लोगों को रोजगार की व्यवस्था हम करेंगे और इससे पहले भी उन्होंने बताया कि हमने मार्केट बनाई, हमने वो बुनकरों के लिए बाजार बनाया, सारी अपनी उपलब्धियां उन्होंने गिनाई। हमारे लोग उससे संतुष्ट हुए कि उन्होंने कहा सब केवल मुसलमानों के लिए क्या, उसमें पसमानदा तबके के लोगों के लिए भलाई थी, बुनकरों के लिए भलाई थी। तो उन्होंने कहा कि बुनकरों के अलावा और भी जो पसमानदा तबके में 48 बिरादरियां हैं, हम सब के बारे में सोचेंगे और उनके लिए उनके पुश्तैनी कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण के जरिए उनको बढ़ाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह के आयोजन कर रही है, वहाँ पर पसमानदा समाज के जो लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है, जिले जिले आयोजन हो रहा है। कैसे देखते हैं कि अगर वहाँ, क्योंकि भी 2022 के चुनाव में 8% वोट मुसलमानों ने भी भारतीय जनता पार्टी को दिया, क्या लगता है वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है क्या उसमें कामयाब होगी? देखिए, इसमें निश्चित तौर से मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला है तो 8% वो झूठ बोलते हैं, गलत है। 8% नहीं मिला, 1-2% मान सकते हैं, क्योंकि गांव में जहां पर 10 मुसलमानों के घर हैं वहां पर पंडित जी ठाकुर साहब प्रधान है, पटेल जी प्रधान है, उनके वो असर में रहते हैं और वो लोग उनके लिए काम भी करते हैं। तो वोट उनसे कहते हैं कि साहब हम आपकी देखरेख करते, सुरक्षा देते हैं, आपको हर सुविधाओं का लाभ आपको दिलाते हैं, इसलिए हमारे कहने से तो वो 1-2% हो सकते हैं। बाकी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को किसी कीमत पर ना वोट देगा और ना दिया है, कभी ना देगा। तो चंद लोग जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो 5 किलो आटा दाल चावल में पढ़े लिखे लोग समझ नहीं पाते हैं, तो वो लोग को दे दिए होंगे 1-2%। भारतीय जनता पार्टी ये केवल झूठा अफवाह फैलाती है कि हमें 8% मुसलमान नहीं थे, मुसलमानों को कभी नहीं देगा। और जब उन्होंने पसमानदा मुसलमानों के हित में 3 जुलाई 2022 को पहली बार अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा था, तो सबसे पहले आप प्रेस के माध्यम से मैंने कहा था कि मैं स्वागत करता हूं, लेकिन पसमानदा मुस्लिम समाज की मांगों को मांगे और उनके वंचित समाज कहा है उन्होंने, तो उस पर वो फोकस करें। लेकिन उन्होंने पसमानदा मुस्लिम समाज पर चिंता तो जताई, लेकिन पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए कोई कार्य योजना बनाने का काम नहीं किया। 1.5 साल का वक्फा गुजर गया, ये लॉलीपॉप देते रहेंगे। इसलिए पसमानदा, जैसे मुसलमान की बात तो बहुत भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन जैसे सरकार बनी वहां पर मैंने बताया आपको मध्य प्रदेश में मीट कारोबारियों के दुकानें बंद कराने लगे,
बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी इस पर ट्वीट किया और कहा है कि पहले लोगों को सुविधाएं देनी चाहिए, दुकानें नहीं बंद करानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के हालात देखने को मिले थे 2022 के बाद, 2017 के बाद भी। आप लोग की तरफ से क्या मांगे? क्या भागीदारी की कोई बात हुई? क्या टिकट भागीदारी की कोई बात हुई, या फिर इस परेशानी से कैसे निपटेंगे? देखिए, उन्होंने साफ कहा कि देखिए ये सरकार चुन चुन करके मुसलमानों के कारोबार पे हमला कर रही है, आपके कारोबार को नष्ट करना चाहती है, फर्जी मुकदमे में फंसा करके आपको जेल भेजना चाहती है, इसलिए कि आप उनको वोट नहीं देते हो। इसलिए वो तो खुली बात करते हैं, 85 या 80 और 20 की बात करते हैं। तो अब 80% वोट का सेंट्रलाइज कराने के लिए 20% तो उनको गाली देना ही पड़ेगा, उनको परेशान करना पड़ेगा। उनको लगता है मुसलमानों को जितना परेशान करेंगे, जितना उन्हें बर्बाद करेंगे, 80% हिंदू खुश होगा। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू सेंट्रलाइज करके और राज करना चाहते हैं। लेकिन आज का ये माहौल जो बना हुआ है इंडिया गठबंधन में, उसमें सारे लोग समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जवाब देगा और इस देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है 2024 में। मुस्लिम समाज जो है इसका जवाब देगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, अनीस मंसूरी जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पसमानदा मुस्लिम समाज के। इनका कहना है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने आज वादे किए हैं पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए, उसे सरकार बनने के बाद वो जमीन पर भी उतारेंगे। और पिछली सरकारों में पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए कई योजनाएं भी लाई गई थी। फिलहाल आज ये बड़ी बैठक मानी जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार मुस्लिम समाज के आयोजन करा रही है, उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। देखना होगा कि लोकसभा 2024 में इस तरह के जो संगठन है वो कितना बड़ा रोल अदा करेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौखीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट में राजधानी लखनऊ में महिला अपराध के आंकड़ों को लेकर महिला कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस के कई नेताओं ने एनसीआरबी के रिपोर्ट पर प्रदर्शन किया है। हमारे संवाददाता तौखीर किदवई की एक खास रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर आज कांग्रेस की महिला विंग ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि लगातार आपराधिक मामलों में खासकर जो महिला अपराध हैं उसमें लखनऊ नंबर 1 बना है। हाल ही में जारी किए गए एनसीआरबी के आंकड़ों में भी लखनऊ में बताया गया कि लगातार रेप और महिला जो अपराध है उसके केसेस बढ़ रहे हैं। फिलहाल महिला मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं उन मुहिम चलाएं और इसके अलावा यहाँ के जो ऐसे कुछ अधिकारी हैं जिनको बदला भी जाना चाहिए, इसकी मांग को लेकर आज उन्होंने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल देखना होगा कि इसका क्या असर रहेगा, लेकिन महिला अपराध को लेकर फिलहाल महिला मोर्चा सड़कों पर है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर बहुत जल्द अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में नजर आने वाला है। 22 जनवरी को उद्घाटन से पहले राम मंदिर की भव्यता अपने चरम पर होगी। इस भव्यता में 4 चांद लगाएंगे मंदिर के स्वर्ण जड़ित दरवाजे। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर बहुत जल्द अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में नजर आने वाला है। बाईस जनवरी को उद्घाटन से पहले राम मंदिर की भव्यता अपने चरम पर होगी। इस भव्यता में 4 चांद लगाएंगे मंदिर के स्वर्ण जड़ित दरवाजे। गुरुवार को राम मंदिर के भूतल में स्वर्ण जड़ित दरवाजों के लिए ट्रायल किया गया। दरवाजे पर तांबे की परत पर सोने की परत चढ़ाई गई है और ये ट्रायल कामयाब रहा है। सभी दरवाजों को मंदिर में लगाकर देख लिया गया है। दरवाजों में फूल पत्तियों की आकृतियां उभारी गई हैं। प्रभु श्री राम के भक्त जब मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले उन्हें ये स्वर्ण जड़ित दरवाजे ही दिखाई देंगे। और अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। पीलीभीत में अवैध अतिक्रमण पर चला रेलवे का बुलडोजर। पीड़ित ग्रामीणों ने संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी से की शिकायत। बाजार के लिए निरंतर जगह की मांग कर रहे सब्जी विक्रेता। हापुड़ में सगा भाई बना जान का दुश्मन। छोटा भाई ने ली बड़े भाई को मारी गोली। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया भर्ती।
आगरा के हरि पर्वत इलाके में आपस में भिड़े दो गुटों के लोग पैसे को लेकर हुए विवाद में बीच सड़क में हुई मारपीट का वीडियो आया सामने। शादी से मना करने पर प्रेमिका ने काटी हाथों की नस, खाया जहरीला पदार्थ। दोनों के बीच 3 सालों से बताया जा रहा है प्रेम प्रसंग। संत कबीर नगर के हरिहरपुर चेयरमैन पर बिजली चोरी का केस दर्ज। बिजली चोरी कर खेत में मोटर चलाने का लगा आरोप। ओवर अभियंता ने दर्ज कराया मुकदमा। आजमगढ़ के गोपालपुर गांव में अराजक तत्वों ने तोड़ी महात्मा बुद्ध, संत रविदास और अंबेडकर की प्रतिमाएं। आक्रोशित ग्रामीणों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। आसपास लगी सीसीटीवी के आधार पर तलाश में जुटी पुलिस। पीलीभीत में भारतीय किसान यूनियन भानु की तहसील स्तरीय मासिक बैठक हुई संपन्न। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। 5 जनवरी को जिलाधिकारी का घेराव करने की दी चेतावनी। बदायूं के आसफपुर गांव में किसान को सांड पटक कर उतारा मौत के घाट। खेत पर रखवाली कर रहा था किसान। फैजगंज बेहटा थाना इलाके का मामला। झांसी के मऊरानीपुर में संपूर्ण समाधान का किया गया आयोजन। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जाधारी की हुई गिरफ्तारी। समाधान दिवस में तमाम अधिकारी और पुलिस विभाग रहा मौजूद। फिरोजाबाद में लेखपाल मनोज यादव मामले ने पकड़ा तूल। समर्थन में उतरा किसान यूनियन सावित्री। फर्जी तरीके से फंसाने का लगाया आरोप। बड़ी संख्या में पहुंचकर एसडीएम से भी की शिकायत। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। कानपुर देहात से बड़ी खबर। भद्रस कांड में सजा का ऐलान। दोषियों को हुई उम्र कैद की सजा। चारों आरोपियों को कारावास की सजा सुनाई गई है और साथ ही 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़े। गौरव, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि अब भद्रस कांड में दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जागृति आपको बता दूं कि पूरा मामला जो है घाटमपुर थाना क्षेत्र के भद्रस गांव का है, जहां अब से 3 वर्ष पहले एक दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। महज संतान सुख के लिए एक दंपति ने षड्यंत्र रचा और 2 युवकों से एक 6 वर्षीय मासूम को अगवा कराया। उन मासूमों ने दो अभियुक्तों ने उस मासूम के साथ सबसे पहले तो दुष्कर्म किया, उसे मौत के घाट उतारा और इसके बाद उसके शरीर के आंगन, लीवर, किडनी और कलेजा निकाल लिया। एक तांत्रिक के द्वारा बता जाने के अनुसार वो कलेजा जो है दंपति को सौंपा गया और दंपति ने उस कलेजे को खा लिया, जिससे उन्हें शानदार सुख की प्राप्ति हो। और मासूम का शव दूसरे दिन छत विछत अवस्था में एक मंदिर के पास पड़ा मिला। और पूरे मामले में जब पुलिस ने तफ्तीश की और मामले में चार्जशीट दाखिल की तो 3 वर्षों से लगातार इसकी सुनवाई कानपुर देहात की एडीजे 13 पॉक्सो तमाम रिजवी की कोर्ट में चल रही थी। इसके बाद जब उसका आज फैसला आया तो कहीं न कहीं जो पीड़ित परिवार था वो आज खुश है। उन्होंने कहा है कि दिवाली के दिन पर ये घटना हुई थी, उनका परिवार 3 वर्षों से लगातार दिवाली नहीं मना रहा है और आज जब दोषियों को सजा हुई है तो उनका परिवार आज दिवाली मनाएगा। इस फैसले से वो खुश नजर आ रही थी। जी बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।